कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कोर्ट ने कोई तारीख दे दी है कि उसमें आप देखिएगा उस दिन भी वो क्या होगा, अभी जो शायद 2-4 दिन के बाद कोई तारीख है, और उसकी गिरफ्तारी में वो कह रहे हैं हम पोस्को खत्म कराएंगे। और सच्ची बात यह, पोस्को खत्म वो कराएंगे ही, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। ये जो बंदा है, ये चाहे कितने चुनाव जीत जाए, लेकिन बात यह है कि इनकी उल्टी गिनती, मोदी साहब के राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और ये वही घटना नहीं है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये जो पहलवान बच्चियों के साथ हुआ है यही घटना है। क्या हम भूल चुके हैं कि अंकित भंडारी के साथ क्या हुआ? एक आरएसएस बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जो टॉप के आरएसएस बीजेपी के लीडर हैं, उनके जो रिजॉर्ट है, जो अय्याशी घर हैं, उसमें एक बच्ची ने सुसाइड किया ये कहकर कि मेरे से कहा जा रहा है कि तेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे और तू एक वीआईपी, एक बीजेपी का वीआईपी आ रहा है, उसको स्पेशल मसाज देना है। कि हरिद्वार के किनारे उन बच्चियों को तो आखिर में देखकर पूरा शर्म, पूरी सभ्यता का शर्म सर से झुक गया। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का सर कभी नहीं झुकता है। वो तो राजा हैं, अमित शाह को कोई चिंता नहीं है। अमित शाह अभी गए हुए हैं मणिपुर, यानी आप एक बात को समझ लीजिए, इन्होंने इस देश को खत्म कर देना है। ये हिंदू मुसलमान करते करते आप देखते हैं मणिपुर में अंदर क्या हो रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश में होने वाली घटनाओं पर चर्चा करते हैं, ताकि कुछ गहराई से मालूमात हमारी और हमारे दर्शकों की बढ़ सके। इस वक्त खास जो हम बात कर रहे हैं वो शमसुल इस्लाम साहब से बात कर रहे हैं। आप कई बार हमारे चैनल पर आपने देखा होगा उनको, वो बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, बाकायदा सबूतों के साथ। आपने बहुत ही कई किताबें लिखी हैं जिसमें आरएसएस पर खास काम है, और अब उनकी किताबों के रेफरेंसेस मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ लोग, नेता और दूसरे लोग भी वो रेफरेंस के तौर पर उनकी किताबों का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं। शमसुल इस्लाम साहब की खास बात यह है कि ये जो धर्म की बुनियाद पर नेशनलिज्म, चाहे वो आरएसएस वाले हों या कोई मुस्लिम संगठन हो या कोई भी, उसके वो बहुत ही खिलाफ हैं और उसके रीजंस देते हैं। वो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मुखालिफत करनी है। आपकी हर बात में रीजन होता है, तारीखी शवाहिद होते हैं, एविडेंसेस होती हैं। उस पर हम इसलिए उनसे हर हफ्ते तकरीबन एक बार जरूर बात कर लेते हैं। इस वक्त जो महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वो हरिद्वार में फूट फूट कर रोई हैं, मैं समझ सकता हूं। उस वीडियो को देखिए जिसमें इन लड़कियों की माएं साथ में हैं और वो संभाल नहीं पा रही हैं उन बच्चियों को। और ये ब्रिजभूषण बयान देते हैं कि वो गंगा में डालने गई थी, दे दिए टिकैत साहब को, जो भारतीय किसान यूनियन के। यानी इतनी सेंसिटिविटी खत्म हो गई, और समाज में भी सेंसिटिविटी खत्म करने के लिए इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं कि आप उसको बिल्कुल लाइटली लें और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ओलंपिक का अवार्ड हासिल करना कोई आम बात नहीं होती। कम से कम 15-20 सतह पर फर्स्ट पर आने के बाद जाकर के वो जगह पहुंचता है कोई भी खिलाड़ी। लेकिन और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं खेलों से मुताल्लिक, उन्होंने भी बहुत ही शिद्दत से कहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है जो कुछ उनके साथ 28 मई को हुआ है दिल्ली में, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। उसी दिन इन पहलवानों की पिटाई हो रही थी और उनके तंबू उखाड़ दिए गए जंतर मंतर से। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या है। अभी एक यूपी भवन का एक वाकया हुआ है, बहुत ही शर्मनाक, और उसमें भी आरएसएस बीजेपी के जुड़े हुए लोग, और वहां भी उसी तरह का एक तरह से नंगा नाच हो रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा सेंगोल के बारे में एक बहुत ही तारीखी खत सामने आया है जो नेहरू जी के जमाने का है। उस जमाने में जो
अन्ना दुराई जो बहुत बड़े राइटर थे तमिलनाडु के और बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने एक खत लिखा है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेंगोल जिस तरह से नई संसद की इमारत में प्रधानमंत्री जी ने लगाया है, ऐसा है जैसे कोई एक फोटो रख दिया जाए और बस हुकूमत तो इन्हीं की होगी, हम तो बिल्कुल जैसे वो कहा जाता है ना कि खड़ाओं पर ही हम चला लेंगे सरकार, वैसी हालत उन्होंने अपनी बताई। उस पर हम बात करेंगे कि आखिर सेंगोल की हकीकत क्या है। उसके अलावा हम आखिर में बात कर लेंगे राहुल गांधी का जो अमेरिका का दौरा है वो क्या है, और ये दौरा मोदी जी के अमेरिका के स्टेट विजिट से पहले है और वहां भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी की बातें सुनने के लिए। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप सलाम, नमस्कार। आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि जो कुछ आपने हरिद्वार की वीडियो देखी और जिस तरह से दूसरी तरफ से बेशर्मी की इंतहा ये हो गई कि अवार्ड, इस हद तक भी सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी कह रही है कि 15 रुपए में आ जाता है अवार्ड। इतने घटिया लोग, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? काजमी साहब और मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, सुनने वाले दोस्तों, आप चाहे किसी भी उम्र के हों, मेरे दोस्त हैं, क्योंकि हमारी बात सुनना चाहते हैं, हमारी बात को जांचना चाहते हैं, उसमें क्या हकीकत है या झूठ है वो जानना चाहते हैं, आप कमेंट करते हैं। तो ये जिस तरह से रोज घटता जा रहा है, यानी मैं भी बहुत साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा, उसके बाद जर्नलिस्ट भी रहा, लेखक भी रहा, नुक्कड़ नाटक करनी भी रहा। हमारे देश में बहुत शर्मनाक घटनाएं कभी साल में एक आध बार, महीने में एक आध बार बाद में होने लगती थी, अब तो रोज घट रही हैं और ये नॉर्मल हो गया है। यानी आप सुबह को अखबार पढ़ने से आपको डर लगता है, न्यूज सुनने से आपको डर लगता है कि आप क्या सुनेंगे, और वही तस्वीर लेकर हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि उनसे बचना मुश्किल है। अच्छा क्या करना है उसकी तो बहस ही नहीं हो पा रही है। अभी जो सत्यानाश हो रहा है उससे कैसे बचना है, उसी पर सारा समय चला जा रहा है। और ये किसी भी एक सभ्यता और किसी राष्ट्र के लिए बहुत बुरा होता है। ये बहुत बुरा होता है कि आप नया जो करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं, उसके नहीं सोच पा रहे हैं, बल्कि आप जो है, जो रोज शाम तक जिंदा रहना है, नहीं रहना है, इंसानियत जिंदा रहेगी हमारे देश में नहीं रहेगी, उसी की आप चिंता करते हैं। तो देखिए, जो ये बच्चियों का जो मामला है, उसमें कितनी शर्मनाक, यानी शर्मनाक, उनको शर्मनाक कहना भी शर्मनाक की बेइज्जती होगी कि जो कुछ किया जा रहा है वो बच्चियों का तो आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। हालांकि ये जो बहादुर बच्चियां और जो बहादुर पहलवान भी हैं, उनमें मैंने उनको संपर्क करने की कोशिश की थी, मैं बाहर था अपने घर से, कि आप क्यों फेंकेंगे इसको गंगा के अंदर, हम तो इसको लेकर उनके सीने पर मुंह डालेंगे, हम तो इसको जो है उनके सीने पर इसको दिखाएंगे कि क्या होता है, और तुम क्या हो, देखो ये हम लेकर आए थे, है ना, तुम जो औरत को एक उपभोग की वस्तु मानते हो। तो खैर वो सही फैसला रहा। टिकैत भाई जो हैं उन्होंने सही फैसला कराया, दूसरे लोग जो थे कि आप क्यों फेंकती हैं इनको, हमने तो जिनको इतिहास में कूड़ेदान में जिनको डालना है उनको डालेंगे, हम गंगा में क्यों इनको अर्पित करेंगे। हालांकि ये भी सच था कि शायद उनको जो इसका रास्ता सूझा था वो मोहम्मद अली किले, जब उन पर बहुत रेसिज्म का हमला हुआ था, जब उनको बहुत उनके मुसलमान होने पर और उनके काला होने पर, जब सारी दुनिया के वो चैंपियन बन गए थे बॉक्सिंग में, तो उन्होंने वहां की नहर के अंदर, जिस शहर में रहते थे उसकी नहर में अपना जो वर्ल्ड का जो जीता हुआ मेडल था वो डाल दिया था प्रोटेस्ट में, है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने सही फैसला किया। और बच्चियां देखिए बिल्कुल रिएक्शन में नहीं आ रही हैं, वो जो बदतमीजी कर रहे हैं, और किस तरह की बदतमीजी हो रही है जरा सोचिए। वो बंदा जो है, जो ये आरएसएस और बीजेपी का पाला हुआ, जो मेंबर पार्लियामेंट, जो संडे जो है वहां पर अंदर रहता है और किस तरह से होकर अपना फोटो खिंचवाता है वो, यानी बीजेपी आरएसएस वालों ने ये भी नहीं कहा कि भाई आज तुम थोड़ा आराम कर लो,
आज तुम कहीं और पहलवानी कर लो और ये इसको रहने दो। वो बाकायदा बुलाया जाता है और उसको यानी मोदी जी या कोई भी उनका जो मोदी जी का जो हैंडलर है, जो उनका पॉलिटिकल हैंडलर है या सोशल मीडिया का हैंडलर है, वो भी नहीं कहता है कि यार तुम जरा कैमरे के सामने मत आना। वो बाकायदा उसको कहा जाता है और वो क्या कह रहा है कि मैं सारी दुनिया और देश के साधुओं को बुलवाऊंगा अयोध्या में। लखनऊ में नहीं बुलवाएगा जहां वो इन बच्चियों के साथ बदतमीजी कहने का इल्जाम लगाया गया है, वहां पर नहीं बुलाएगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बुलाएगा, वो अयोध्या में बुलाएगा क्योंकि शायद राम की अयोध्या जो है उनके सारे कुकर्मों पर वो मिटा देगी, उसको सफेद रंग कर देगी, जो हो नहीं सकता है। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये पॉस्को नाम पे कि अगर आप जो बच्ची नाबालिग है तो उस पर आपकी गिरफ्तारी होगी ही होगी, आपकी गिरफ्तारी होगी। जो नहीं हुई है दिल्ली पुलिस ने नहीं की है, कोई नहीं पूछ रहा है उससे, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कोर्ट ने कोई तारीख दे दी है कि उसमें आप देखिएगा उस दिन भी वो क्या होगा, अभी जो शायद 2-4 दिन के बाद कोई तारीख है और उसकी गिरफ्तारी वो कह रहे हैं हम पोस्ट को खत्म कराएंगे। और सच्ची बात यह है, पोस्ट को खत्म वो कराएंगे क्योंकि उसके हिसाब से तो ये हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। ये जो है उनके हिसाब से जो उनकी परिभाषा है, जो मनुस्मृति ये सब है, तो वो तो उसको मानेंगे नहीं। लेकिन एक बहुत शर्मनाक बयान काज़मी साहब जो हमारी निगाह से बच गया है वो ये है कि केरला का जो डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस रहा है, कोई मिस्टर आस्थाना, उसने कहा है पुलिस वालों के पास जो इनको कर रही थी हाथापाई करने की जरूरत, उनके पास तो गोलियां थी, उन्होंने गोलियां उतार देनी थी इनके सीने में। अस्थाना ने, इस देश में कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बंद नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हिंदू बच्चियां हैं, इन हिंदू बच्चियों के आत्मसम्मान के लिए आरएसएस की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से या कोई भी दूसरा कोर्ट नहीं गया। उसने कहा है कि हमको तो उनके पास बंदूक भी होती है, बंदूक से उन्होंने सीने में गोलियां क्यों नहीं उतारी। अगर पहलवानों के लिए ये अस्थाना, अस्थाना आप डालकर देख लीजिएगा। असल में नहीं, मिल जाएगा, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, उन्होंने यानी होम मिनिस्टर ने जो आईपीएस अफसरों का जो राष्ट्र का जो संगठन है जिसका उद्घाटन उन्होंने किया था और जो ये माना जाता है कि वो मोदी जी ही उसके पीछे हैं क्योंकि आईपीएस सीनियर अफसरों का संगठन होना चाहिए, उन्होंने तक कहा है कि ये शर्मनाक है। यानी उनको भी पचाना मुश्किल हो गया और उसने शायद उसमें से हटा दिया। लेकिन वो हटाने से क्या होता है, जो काम आपने कराना था वो तो आप करा चुके। वो जो एक नूर शर्मा थी या कौन थी, क्या नाम था, नूपुर शर्मा, उन्होंने हटा लिया। हटाने से क्या फर्क पड़ता है, वो जो काम कराना था वो तो वो करा चुकी थी। और उसके बाद जो Z+ या कौन सी सिक्योरिटी उनको मिलनी थी वो मिल ही चुकी है, उनको वो मिल चुकी थी। वो अस्थाना को भी मिल जाएगी, अब अस्थाना को भी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये हो रहा है और सारी दुनिया में जो बहस पिट रही है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो स्टैंड लिया है, यूनाइटेड नेशंस की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने जो कहा है, यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स के और जो भारत के इलाके के जो इंचार्ज हैं उन्होंने जो कहा है, लेकिन हिंदुत्व के कानों पर कोई कानों पर कोई जू नहीं रह रही है, उनको कोई शर्म नहीं आ रही है। वो इसको गदगद हो रहे हैं कि नाम तो हो रहा है और हम देखिए कि हम औरत के साथ क्या करते हैं वो हम ये साफ कर दे रहे हैं। और ये कोई यानी यौन शोषण का मामला नहीं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो इस भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, जो मिलिट्री का ढांचा है, जो सब है, उसकी हेड है। बिल्कुल है ना। तो ये मैं बात कर रहा था, असल में ये भी एक खबर आप सूचना आपको देना चाहता हूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए बड़ी जबरदस्त बात थी कि जगमोहन सिंह जी, भगत सिंह जी के भांजे, कल उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू मीडिया से काज़मी साहब को दिया है, वो आप जरूर सुने और देखें। ये जिंदगी में आपके एक ऐसा मौका होगा जो पहले नहीं मिला होगा। और बहुत घूमते हैं तो इसलिए बहुत कम मौका मिलता है कि प्रोफेसर जगमोहन जी को सुन लिया जाए। तो वो ये कह रहे थे कि ये
जब 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, तो उसमें दलित प्रेसिडेंट थे, तो उनको नहीं बुलाया गया था। तो शायद इसीलिए बुलाया गया था कि वो विघ्न ना पड़ जाए जो ब्राह्मणिकल वहां जो काम हो रहा है, जो कर्म कांड हो रहा है। और उसके अंदर इस बार तो वो ट्राइबल है और औरत भी है, तो औरत होने की वजह से भी ये वजह हो सकती है कि उनको बाहर रखा गया। लेकिन खैर वो तो मोदी ज्यादा जानते हैं कि उन्होंने हमारे राष्ट्रपति को अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा उस पर रहना चाहता हूं। ये जो पहलवानों वाला मामला है, इस पहलवानों वाले मामले में अब ऐसे हालात नजर आ रहे हैं कि उनकी सपोर्ट में बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली आकर के उनकी सपोर्ट करें। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे, उस पे भी उन्होंने रोक लगा दी है। अब आपको नेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब समझ आ रहा है कि क्या कुछ है, इसका क्या असर होने वाला है? देखिए, ये इनको भारत की जनता छोड़ेगी नहीं। ये जो बंदा है, ये चाहे कितने चुनाव जीत जाए, लेकिन बात यह है कि इनकी उल्टी गिनती, मोदी साहब के राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये वही घटना नहीं है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि ये जो पहलवान बच्चियों के साथ हुआ है, यही घटना है। क्या हम भूल चुके हैं कि अंकित भंडारी के साथ क्या हुआ? एक आरएसएस बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जो टॉप के आरएसएस बीजेपी के लीडर हैं, उनके जो रिजॉर्ट है, जो अय्याशी घर है, उसमें एक बच्ची ने सुसाइड किया, ये कहकर के मेरे से कहा जा रहा है कि तेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे और तू एक वीआईपी, एक बीजेपी का वीआईपी आ रहा है, उसको स्पेशल मसाज देना है। और भाई साहब, ये आज की जो खबर है, जो सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में है, दूसरे अखबारों में नहीं है, हिंदी के अखबारों में तो है ही नहीं। जी। एक बंदा है मध्य प्रदेश का, महाराजा प्रताप सेना का अध्यक्ष है, उज्जैन का है ये, उसका राजवर्धन सिंह परमार नाम है। राजवर्धन सिंह परमार नाम है। ये हिंदुत्ववादी एक संगठन है, एक हिंदुत्ववादी औरतों का संगठन है। उसकी एक औरत को लेकर आया, यूपी, ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये दिल्ली के अंदर किसी होटल में नहीं गया, इतना पक्का था उसको अड्डा कि यूपी भवन हमारे लिए पूरा अड्डा है इस सब काम के लिए। और उसका कोई हिसाब किताब, अगर मुझे लगता है कभी इस देश के अंदर कोई कमीशन बैठेगा तो वही पता कर पाएगा कि ये क्या हो रहा था इनके राज में। वो बंदा उनको 112 नंबर कमरे में ले गया, यूपी भवन के 112 कमरे में लेकर, और उस बच्ची ने कहा, उस औरत ने कहा कि मेरे साथ बलात्कार किया गया। ये इतना मामला फैल गया कि दिल्ली पुलिस को उस पर मुकदमा करना ही पड़ा और उसको उज्जैन से गिरफ्तार करके लाए। मजे की बात, 2-3 बातें हैं, इसको समझ लीजिए। ये जो अपना मेंबर पार्लियामेंट का हो रहा है, ये वही नहीं है, बृजभूषण वाले मामले नहीं है। कितना खुला खेल हो रहा है। ये देखिए, ये बंदा वो हिंदुत्ववादी संगठन की महिला है, उसको ये कहते हैं, उनका ये बयान है मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं उन्हें 25 तारीख को पहली बार मिली। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय सरकार के 2 मंत्रियों से तुम्हारी मुलाकात करा सकता हूं, और हम यूपी भवन गए 26 तारीख को। वो मुझे एक कमरे में ले गया और कहा कि मीटिंग यहां पर होगी। उसने कमरा अंदर से बंद कर दिया और कहा कि अभी दूसरे मंत्री आ रहे हैं, दोनों केंद्रीय मंत्री, यहां इंतजार करो। वो तब बाथरूम चला गया, उसने अपने कपड़े उतार लिए, केम बैक, मैं दौड़ी, उसने मुझे अपने ऊपर लाद दिया, ही थ्रेटेन्ड दैट ही कुड, और उसने ये कहा कि मैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगी। हाँ, अच्छा, अब जरा मजे की बात देखिए कि बाद में जब उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल साहब ने वहां जो 2-4 चौकीदार हैं उनसे ये सवाल पूछा, एक इंक्वायरी हो रही है अगेंस्ट 3 यूपी भवन ऑफिशियल्स कि ये कैसे हुआ है कि ये तो यूपी से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कैसे आ गया 112 नंबर कमरा। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले तो वहां के मुख्यमंत्री ने बोलना चाहिए ना। वहां का मुख्यमंत्री जो गोली से कम किसी मुजरिम के खिलाफ बात नहीं करता है, जो बुलडोजर के सिवा कोई भाषा नहीं जानता है, तो सबसे पहले तो उसने बयान देना चाहिए। फिर उसके बाद दिल्ली का जो पुलिस है वो अमित शाह के पास है, अमित शाह ने इस पर कहा जाना चाहिए। लेकिन
काज़मी साहब, ये सवाल उठता है नहीं उठता है कि ये खुला खेल हो रहा है ऐसा? ये आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए गुंडों को, लफंगों को ये बलात्कार करने में जरा सी भी इनको शर्म नहीं आ रही है। ये सोच रहे हैं कि वो किसी भी औरत के साथ कुछ कर सकते हैं, मुसलमान औरत के साथ, ईसाई औरत के साथ, इसके साथ तो दूर की बात छोड़िए। अब वो अब अपने धर्म की, अपने संगठनों की औरतों को नहीं छोड़ रहे हैं। और रवीश पत्रकार, बहादुर पत्रकार हमेशा इसी सवाल को कहते हैं कि जब आप इनको गुंडागर्दी करना सिखा देंगे, हत्या करना सिखा देंगे, बलात्कार करना सिखा देंगे, आज मुसलमानों का नंबर आएगा, आज ईसाइयों का नंबर आएगा, सिखों का नंबर आएगा, लेकिन आप भी इससे बचेंगे नहीं। तो ये 1% है, ये आप कितने दिन बचेंगे? ये किसी मुसलमान लड़की को नहीं पटा के लाया। हाँ, बिल्कुल। ये एक हिंदुत्ववादी संगठन की औरत को लेकर आया, और किससे मिलवाएगा? किससे मिलवाएगा? ये मिलवाएगा 2 केंद्रीय मंत्री। भाई, दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले उसका नाम पूछ के उन दोनों मंत्रियों से बात करनी चाहिए, उनको उनका बयान लेना चाहिए। और भाई साहब, यूपी के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि उसका तो कथा ही अलग है। ये 20 तारीख को 44 साल के एक दलित फार्मर ने पीलीभीत के अंदर अपने को आत्महत्या की है, क्योंकि एक दिन पहले उसकी बच्ची को, दलित की बच्ची को 3 गुंडे उठाकर ले गए थे और अगले दिन उसको छोड़कर गए, उसको रेप करके। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस। ये कुछ इंडियन एक्सप्रेस ही इस तरह की खबर दे रहा है, बाकी सब जगह से गायब है। ये जो है, यानी जो खेल हो रहा है, इन्होंने, आप सोचते हैं कि इन्होंने ये बख्श देंगे, और इन्होंने इन बच्चियों के साथ, पहलवान बच्चियों के साथ नहीं किया होगा। और देखिए, मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये जो ब्रिजभूषण है, यही नहीं, यानी इन बच्चियों को, उसको ये चाह रहा होगा कि इन सबको कहीं पेश करे अपने गुरु, अपने राजनीतिक गुरुओं के सामने। यानी वो अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहता हूं। देखिए, आपने दुनिया देखी है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सी रिसर्च की है, और आरएसएस वालों की बहुत सी आदतें, खसलतें भी आपने नजदीक से समझी होंगी। हमने वो भी देखा कि वो सेम सेक्स वाले इशू पर भी सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने अपने हक में एक तरह से कुछ करा लिया था। मैं उस सब कुछ से हट करके एक आम इंसान, आम पेरेंट्स जिनके घरों में बेटियां हैं, वो किस नफ्सियाती हालत से इस वक्त गुजर रहे होंगे जब वो अवार्ड विनिंग, ओलंपिक अवार्ड वाली लड़कियों के साथ ये होता देख रहे हैं, यूपी भवन में इस तरह से होता हुआ देख रहे हैं, जो उनकी साथी हैं नजरियाती तौर पर। दलित बेटी के साथ उन्होंने क्या किया और उनके बाप को खुदकुशी करनी पड़ी। उन्नाव है, हाथरस है, क्या क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी हालत में लड़कियों के पेरेंट्स, बल्कि हर सेंसिबल आदमी इस हुकूमत में कैसी घुटन महसूस कर रहा होगा, उसे आप थोड़ा सा किसी तरह से बयान कर सकते हैं? वो तो आप बयान, आप जो बयान आप जो आ रहे हैं, जिस तरह से पुरुष खिलाड़ियों के आ रहे हैं कि बच्चियों का क्या होगा, हम किसको बचा पाएंगे। और उसके बाद बहुत मशहूर पत्रकार और लेखिका जो हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान की एडिटर भी रही हैं, मरीनाल पांडे जी ने जो लेख लिखा है, जो अंग्रेजी हिंदी सब में छपा है, उर्दू में छपा है, उसमें वो क्या सवाल उठा रही हैं कि हरिद्वार के किनारे उन बच्चियों को तो आखिर में देखकर पूरा शर्म, पूरी सभ्यता का शर्म सर से झुक गया, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का सर कभी नहीं झुकता है। वो तो राजा हैं, वो तो राजा हैं। अमित शाह को कोई चिंता नहीं है। अमित शाह अभी गए हुए हैं मणिपुर। यानी आप एक बात को समझ लीजिए, इन्होंने इस देश को खत्म कर देना है। ये हिंदू मुसलमान करते करते आप देखते हैं मणिपुर में अंदर क्या हो रहा है। मणिपुर के अंदर, यानी वो बड़ी 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 क्रिटिकल स्टेट्स है हमारे लिए, जिसको कहा हमने एक कर दिया। हमने देखिए सारा इतिहास में पहली बार वहां शांति हो गई। ये वहां शांति थी जो मेघालय और आसाम की पुलिस ने एक दूसरे पर गोलियां चला के शायद 20 या कितने लोग मारे थे। भारत की पुलिस, अपने देश की पुलिस, उसके लोग मारे थे। और ये मणिपुर में जो हो रहा है, और मणिपुर में तो इस तरह से हुआ है
कि ईसाइयों पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले हुए। यानी हुआ यह है कि ये कहा जा रहा है कि मेतियों ने कुकी को मारा और कुकी ने मेथी को मारा, लेकिन मेथी जिनको ये कहा जा रहा है कि वो मेजॉरिटी में है, उनके भी चर्च जला दिए गए हैं। उनके भी चर्च जला दिए गए हैं वैली के अंदर। जी। और लोगों के पास लिस्ट थी, लोगों के पास लिस्ट थी कि चर्च कोई नहीं छोड़ना है। जी। तो ये अच्छा, इसके ये हालात वाकई बहुत ही खतरनाक हैं। हमारे जॉन दयाल साहब हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा बताया है कि कितने हफ्ते से कोई किसी चर्च में सर्विस नहीं हो रही है, कोई जो उनके मजहबी जो प्रोग्राम्स होते हैं वीकली और बच्चों के, वो कुछ नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इस हालत में, और अब अमित शाह गए हैं वहां, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे हमने बहुत जल्दी कदम उठा लिया और हम वहां पहुंच गए 3 दिन के लिए, लेकिन वहां अभी कोई हालात संभलते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, इन्होंने बांटना है, तोड़ना है सबको, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। भारत की सेना के अंदर 1,80,000 जॉब्स खत्म कर दे रहे हैं, सिपाही का जॉब खत्म कर दे रहे हैं, वो चलिए। लेकिन हम जो है दूसरा इंपॉर्टेंट उस पे सेंगोल पे आना चाहता हूं मैं। वक्त जो है हमारे पास जरा कम रह गया। सेंगोल के बारे में बताइए कि वो क्या है, चिट्ठी जो है नेहरू जी को लिखी अन्नादुरई साहब ने, वो क्या थी? ये देखिए, सेंगोल पर हालांकि सबसे पहले मैंने मीडिया स्टार वर्ल्ड पर ही बात की थी सेंगोल के बारे में, जब लोग जानते नहीं थे। जैसे हमने राजा की डंडी बताया था। राजा की डंडी यानी दंड भी उसको राजदंड नाम दे दिया, राजा की डंडी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 14 तारीख को हुआ। हालांकि उसके बारे में जो वो पाखंड कर रहे हैं वो अलग है कि हमारा देश तो 14 को राज सत्ता सौंप दी गई थी, 15 को सौंपी गई थी, 14 को तो पाकिस्तान का हुआ था। दूसरी बात ये वो बोल रहे हैं कि ये बाकायदा ये हिंदू धर्म के हिसाब से हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से सरदार पटेल थे ही नहीं उसमें। सरदार पटेल जिनको अपना सबसे प्यारा बताते हैं वो थे नहीं, और नेहरू जी ने उसको ले जाके कहीं कबाड़ में रखवा दिया था, जो आरएसएस वाले खुद कह रहे हैं कि उसको कबाड़ में रखवा दिया था। लेकिन इसको तमिल का जो द्रविडियन आंदोलन था, कितना गंभीरता से लिया था, इस सिंबॉलिक, इस एक दिखावे को भी जरा उसको सुन लीजिए जनाब। 24 तारीख को, हालांकि लिख दो दिया होगा, CN अन्नादुराई वो आदमी है जो द्रविडियन आंदोलन, जो एक तरह से दलित आंदोलन ही है, जो शूद्रों का आंदोलन ही है, उसके बहुत बड़े आइडियोलॉग हैं, उसके विचारक हैं, और तमिलनाडु के पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। और ये कहा जाता है कि वो तमिलनाडु के फादर ऑफ तमिलनाडु हैं और द्रविड़ पॉलिटिक्स के हैं। उन्होंने 24 तारीख को ये लिख दिया, और वहां का एक बड़ा द्रविड़ अखबार था, उसका अखबार का नाम था द्रविड़ नाडु, यानी 24 अगस्त 1947। जी। जरा साथियों, जरा सा दिल पर हाथ रख के और थाम कर जरा सा सुनिए कि 24 तारीख को उन्होंने क्या खत लिख दिया था। ये उसका छोटा रूप है, इसका पूरा का पूरा बड़ा रूप भी मुझे मिल गया है। हालांकि इसका हिंदी मैंने संक्षिप्त जो है वो लगाया है सोशल मीडिया पर। अथीनम यानी वो जो मठ है ने पंडित नेहरू को एक सेंगोल सौंपा है, जो नई सरकार के प्रधानमंत्री हैं। उसने ऐसा क्यों किया? क्या ये एक उपहार भेंट लाइसेंस शुल्क था? लाइसेंस शुल्क यानी सब कुछ धंधा करने का एक लाइसेंस दिया है। यह निश्चय ही अप्रत्याशित है और अनावश्यक। लेकिन अगर ये केवल अनावश्यक होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संकेत का गहरा अर्थ है और ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये खतरे की घंटी है। भाई साहब 24 को लिख दिया, ये 10 दिन के बाद। सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये खतरे की घंटी है। हमें नहीं पता कि पंडित नेहरू ने इसके बारे में क्या सोचा था, और ना ही हम ये जानते हैं कि क्या अथिनियम ने इसके साथ कोई नोट भेजा था। लेकिन हमारे पास पंडित नेहरू को बताने के लिए कुछ शब्द हैं, हमारे को पंडित नेहरू को बताने के लिए कुछ बातें हैं। और सुनिए, ये विचारक, ये कितना पढ़ा लिखा आदमी है। आप राष्ट्रों के, अब नेहरू से कह रहे हो, आप राष्ट्रों के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हैं। एक अभिषक्त राजा, भगवान की तरफ से नियुक्त, जिसने अपनी प्रजा को काम पर लगाया ताकि उसके रईसों का समूह उनकी मेहनत पर जी सके। राजा के सुनहरे महल के भीतर ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके परिसर में घूमने की स्वतंत्रता, अनुमति है। यानी ये जो पुजारी हैं, पुरुष जिनके कब्जे में धार्मिक पूंजी या खजाना है,
अर्थात ब्राह्मण या पुजारी। यदि हमें लोगों के शासन को बनाए रखना है तो ऐसे लोगों को उनके विशेष अधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई, आप ये जानते हैं। क्या याद करा रहे हैं 24 तारीख को कि ये देश डेमोक्रेसी आ रही है, सेकुलरिज्म आ रहा है। इन लोगों को तो आपने इनको वंचित कर देना चाहिए जो आपको देने आए हैं। इनसे आप ये क्यों ले रहे हैं? अथिनियम जैसे लोगों को वंचित करने वाला एक गंभीर प्रश्न है। वह इस बात से हैरान और चिंतित है कि क्या आपकी सरकार इस ज्ञान जनता के राज वाले पर अमल करेगी और वे आपको केवल एक सुनहरा राजदंड ही नहीं बल्कि 9 रत्नों से जड़ा राजडंडा दे सकते हैं, क्योंकि वे अपने स्वार्थ की रक्षा करना चाहते हैं। यानी उसमें वो 9 रत्न जड़ा भी आपको देंगे, क्योंकि मैंने अच्छा स्वार्थ क्या, जरा सुन लीजिए। ये एक ईमानदार भक्त द्वारा लाया गया एक राजदंड नहीं, जिसे उसने अपने उत्साही गायन से भगवान को प्रसन्न करके प्राप्त किया है। नहीं, अथिनम का उपहार लोगों के श्रम से चुराया गया है। जो सोना इसके निर्माण में लगा है उसका भुगतान उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि गरीब हैं जो दिन रात भूखे रहते हैं, जिन्होंने दूसरों के धन का दुरुपयोग किया है, किसानों के पेट में लात मारी है, श्रमिकों को कम से कम वेतन दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऋणों का भुगतान नहीं किया है, सरकार से लोन लिया और उसका भुगतान नहीं किया है, और अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ाने में सफल हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जुर्मों और अपने पापों को छुपाने के लिए और परमेश्वर को धोखा देने के लिए इस सोने की परमेश्वर पर बौछार कर दी है। यदि हमारे भविष्य के शासकों को यह राजदंड उन लोगों से प्राप्त करना है जो शरीर और दिमाग का शोषण करने के आदी हैं, तो यह अच्छी निशानी नहीं है। 24 तारीख को बता दिया गया, और शायद ये पढ़कर ये जानकर भी नेहरू जी ने उसको कबाड़ खाने में डाला होगा। अब जरा सा सुन लीजिए आखिरी बात जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। काज़मी साहब, जी। सेंगोल पर एक नजर डालें, ये खूबसूरत है, लेकिन शायद आप पवित्र बैल जो इसके ऊपर रखा है से ज्यादा अधिक देख सकते हैं। नंदी तो सब कुछ देख सकता है ना, सबसे ऊपर बैठा है, लेकिन हम शायद कुछ अधिक देख सकते हैं। वो एक शूद्र के तौर पर कह रहे हैं। आप हजारों एकड़ जमीन भी देख सकते हैं जिस पर एक खेतीहर मजदूर ने खेती की है, जो दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है। आप उस राजधन के जरिए उसकी झोपड़ी और उसमें मौजूद गरीबी को भी देख पाएंगे। पुश्तैनी जागीरदार उसका बंगला सोने की थाली में से खाता है, वो भी आप देखेंगे। और फिर थके हुए शरीर अपने थकी हुई आंखों के साथ आप मठ को देखेंगे, और सन्यासी को उसका डरावना जूड़ा, उसकी माला, उसके कानों में सोना, उसकी सुनहरी चप्पलें। पंडित नेहरू को भेजा गया यह सेंगोल कोई उपहार नहीं है या प्रेम का प्रतीक, कम से कम देशभक्ति की अभिव्यक्ति तो नहीं है। भारत के भावी शासकों से निवेदन है कि वो के मठों को बख्श दें और उनका धन वैभव न छीने। अपने शासकों को यह भेंट देकर अधिनियम उनसे दोस्ती करना चाह रहे हैं ताकि उनकी प्रसिद्धि और वर्चस्व खत्म ना हो सके। अच्छा, इसमें ये आपने बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम बातें बताई इस खत के हवाले से। मेरे साथ जहन में साथ 28 तारीख की वो तस्वीर आ रही थी जिसमें नई पार्लियामेंट और पुरानी पार्लियामेंट की तस्वीर शायद आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पर। तो ये जो हिंदू धर्म के ये जो कुछ मठाधीश कहिए या पंडित कहिए, ये जिनके साथ मोदी जी ने बड़ी सी तस्वीर छपवाई है, ये तो ये खुद इसका मतलब अपने फायदे के लिए, अपने जाती फायदे हासिल करने के लिए अब फिर ये मैदान में आ गए। जो कोशिश उन्होंने नेहरू जी के साथ की थी शायद उसमें कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इस बार वो कामयाब हो गए। अब वो फायदे उठाएंगे, हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, तकरीबन ये तो नतीजा। जी नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बात यह है कि इन्होंने देखिए किस कमजोरी का फायदा उठा लिया हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि वो शहंशाह बनना चाहते, हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट तो पहले से ही थे वो, हिंदू सम्राट बनना चाहते हैं। अब ये सेंगोल लेकर अब चुनाव, यानी वो अब अश्वमेध यज्ञ, वो घोड़ा नहीं चलता है, वो खुद अपना सब जगह जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आखिरी 2 लाइनें सुन लीजिए, बहुत जरूरी, इसका सही इस्तेमाल क्या हो सकता था। इन सन्यासों साधुओं के पास इतना सारा सोना, फिर भी यह वास्तव में उनके पास क्या है, उसका एक कण है, उसका एक जर्रा है। यदि इनके परिसर का सारा सोना जब्त कर लिया जाता है और आम भलाई पर खर्च किया जाता है, तो ये राजधन का एक सजावटी प्रतीक नहीं रहेगा और उसके बजाय आम व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का साधन बन जाएगा। देखिए, वो समाधान भी दे रहे हैं। बाबा साहब ने यही समाधान संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के पास जब नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, उसके 4 दिन के बाद रखा था कि आप
आप नेशनलाइजेशन करिए, जमीनें जब्त करिए, कारखाने जब्त करिए, नहीं तो आप जो भूमिहीन है, जो भूमिहीन किसान है, जो गरीब है, उनको कहां से देंगे? और यही सवाल अनुदराय जी ने उठा दिया 14 तारीख को कि ये जब्त करिए। भाई साहब, मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक मंदिर के पास इतना इतना सोना और खजाना है और ऐसी ऐसी दुर्लभ चीजें हैं कि 5-5 साल इस देश के बजट में आपको कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जी। केरला का एक मंदिर में से अगर आप उसको निकाल लें, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए क्या खेल खेला है, उस मंदिर का कहा आप इसका हिसाब किताब बनाइए, लेकिन उसको इंचार्ज कौन रहेगा? वो जो राजा था वहां का, वो जो केरल का राजा था, जी वो उसका इंचार्ज रहेगा। वही, और वो यानी उन्हीं के हाथ में रहे फिर भी। हाँ, वो उसे निकालने, मुसलमानों की जो वक्फ की जायदादें हैं वो आप सब छीन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी कोई आप कभी विदेशी वो दुश्मन राष्ट्र की जमीन है, कभी ये है, मस्जिदें आप तुड़वा रहे हैं, गुरुद्वारे आप तुड़वा रहे हैं, चर्च आप तुड़वा रहे हैं। हाँ? अरे सब तुड़वा रहे हैं। उसके अलावा मुझे मेरे सामने ऐसे डॉक्यूमेंट रहे हैं कि यहाँ नई दिल्ली में लोधी एस्टेट के पास जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है, उसके बराबर में जो एक कब्रिस्तान पर बिल्डिंग बन रही है बाकायदा, एक मिनिस्ट्री ने दूसरी मिनिस्ट्री को खत लिखा कि ये जमीन है, इसमें कब्रिस्तान भी है, मस्जिद भी है, इसमें 2 साल के अंदर अंदर आप बिल्डिंग खड़ी कर लो। और बाकायदा कुछ पैसा भी ट्रांसफर हुआ एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री को, और वक्फ की जमीन आपस में खा गए। ये तो बहरहाल सरकार तो बहुत ही गैर मामूली तरीके से, और मुसलमान दलाल, मुसलमान प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत इस काम में हिस्सेदारी, वो बिल्कुल लग जाते हैं। बल्कि वो लोग जो एक दिन प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, अगले दिन वो पैसा लेके बैठ जाते हैं। प्रोटेस्ट करने इसीलिए जाते हैं, हफ्ता नहीं आया, काफी दिनों से हफ्ता नहीं आया है। बिल्कुल। एक वकील हैं जो बड़े प्रोटेस्ट करते हैं वक्त की, उसमें मैं जानता हूं, वो बाकायदा उनके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग पहुंचे उन्हें जरा मिलने के लिए मस्जिद के इमाम वगैरह से, तो वहां वो मिलने नहीं देना चाह रहे कि पता नहीं क्या बात करके चले जाएंगे। तो ये बहरहाल जब कोई कौम लुटती है, वो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो बाहर के लोग होते हैं, अंदर के लोग भी मुनाफिक साथ में होते हैं और उससे उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम और बात लंबी नहीं कर सकते, मुश्किल है हमारे साथ वक्त की, तो फिर हम अगले हफ्ते फिर आपसे बात करेंगे। इसी के साथ मदद करिए, कुछ पैसों की मदद करिए ताकि हम इस काम को और अच्छे तरीके से कर सकें। हम लोगों के जो हमारे प्यारे हैं, जो इस देश को प्यारे हैं, उनके जगहों पर जा सके। हमको इतनी मदद करिए कि हम उन बच्चियों के बीच में पहुंच सके, उनके बीच में जाके लाइव कर सके। ऐसा इतना हमको ताकत दीजिए हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड को। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। जी भाई साहब। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।